हेलो हेलो फ्रेंड्स, आर के टॉक्स के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज 5 जून को जैसा कि आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किया गया है। 1974 से लगातार ये मनाया जा रहा है। 143 देशों में ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। हर साल किसी ना किसी थीम पे मनाया जाता है। कभी प्लास्टिक फ्री थीम है, कभी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम है, कभी वाटर पॉल्यूशन को कम करने की थीम है। ऐसे डिफरेंट थीम पर साल मनाया जाता है। इंडिया इसको भारत इसको 2 बार होल्ड कर चुका है। 2 बार यहाँ कॉन्फ्रेंस ये हो चुकी है, एनवायरनमेंट डे मनाया जा चुका है। इस बार पाकिस्तान की बारी है। ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे इसकी थीम दी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस की क्या ज़रूरत आ पड़ी, उसके लिए अपन जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि हम जहां आसपास रहते हैं उसको अपन पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, नदी है, पहाड़ है, जानवर हैं, पक्षी हैं, जो भी अपने आसपास रह रहे हैं वो सब कुल मिला के एक इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। और समय के रहते रहते इस इकोसिस्टम में बहुत सारी खराबी हो गई हैं। उसको अवेयरनेस लाने के लिए कि खराबी ये बढ़े नहीं और ख़राबी यहीं रुक जाए, इसके लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब अपन थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं, धरती पर रह रहे हैं, उसके बारे में अपन कुछ जानें। धरती, जैसा कि आपको पता है कि सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है। ये धरती के पास होने वाला तीसरा ग्रह है। केवल यही ग्रह ऐसा है पूरे नक्षत्र सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ है, मतलब ज़िंदगी जहाँ पर है वो केवल पृथ्वी पर है और किसी ग्रह पर अभी आबादी नहीं है, या ह्यूमन लाइफ नहीं है, या प्लांट पौधे नहीं हैं। तो केवल धरती पे ही ये है, धरती पे ही लाइफ है। धरती का उद्गम या धरती का जो अस्तित्व आया वो आज से 4.5 अरब साल पहले आया। और ऐसा कहते हैं कि लाइफ की एग्जिस्टेंस 4 अरब साल पहले चालू हुई। धरती की उम्र तो हो गई 4.5 अरब साल, और जो लिविंग चीज़ है उसकी जो आयु है, जहाँ से अभी जीव की उत्पत्ति हुई, उसकी 4 अरब साल उसको हो चुके हैं। अब इसमें यह है कि धरती की आबादी इस समय 8 अरब हो गई है। और धरती है उसकी 70% धरती पे पानी है, वो समुद्र के रूप में है। बाकी पे पहाड़ हैं, फॉरेस्ट है, रेंज है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पर आबादी नहीं है। तो ऐसा है कि धरती की केवल 12% एरिया ऐसा है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ के लिए वो फिट है, जहाँ ये आबादी रहती है। तो अब इसमें देखने में खराबी ये हो गई है कि पूरी धरती के 100% में से केवल 12% जगह ऐसी है, 12% एरिया ऐसा है जहाँ पर आदमी रह सकता है, जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन है। अब इसमें 12% में भी क्या है कि जो 90% आबादी है वो उत्तरी गोलार्ध में है या नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, जो ज़्यादातर एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में पड़ रही है। तो ज़्यादातर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका भार हो गया है एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि यहीं पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है और 90% आबादी इसी एरिया में चल रही है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहे हैं, कंक्रीट जंगल बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या है सूरज की गर्मी तेज़ होती जा रही है। उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग से तरह तरह के जो इफ़ेक्ट हैं इकोसिस्टम में वो आने लगे हैं। तो अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आमने सामने क्या है और क्या क्या परेशानी पैदा हो रही है। तो सबसे पहले है पहाड़ और पर्वत। जो अपने आसपास हैं वो हैं पहाड़ और पर्वत। पहाड़ पर्वत में क्या परेशानी आ गई है, छोटे पहाड़ हैं उन पर से पेड़ कट चुके हैं, उनका डिफॉरेस्टेशन हो गया है। जब पहाड़ कट चुके हैं, पहाड़ों पे पेड़ पौधे नहीं है, तो उसमें जानवर भी नहीं है, ना उनके लिए पानी की कोई पीने का सोर्स है। जो घास खाने वाले जानवर हैं या हंटिंग एनिमल्स हैं, जो जानवर खाते हैं, उनमें से कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि जब घास खाने वाले जानवर नहीं है तो फिर हंटिंग एनिमल्स नहीं है। दूसरे बड़े पहाड़ हैं जिनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, वो पिघल रहे हैं, धूप से पिघल रहे हैं, या सूरज की गर्मी तेज़ होती जा रही है तो वो धूप से वो पहाड़ पिघलने लगे हैं। दूसरी चीज़ है नदियाँ हैं, वो जो छोटी नदियाँ या बरसाती नदी हैं उन पे ज़्यादातर डैम बन रहे हैं या एनीकट्स बन रहे हैं, या उनको पानी को रोक लिया गया है, तो उसके नदी के आगे जो बहाव है वो बिल्कुल सूखा हो गया है और धरती का लेवल
नीचे जाता जा रहा है, पानी का लेवल धरती में नीचे जाता जा रहा है। और बड़े डैम से या बड़ी नदी हैं उनकी परेशानी ये हो गई है कि उसमें केमिकल जो टॉक्सिन्स है वो उसमें डाले जा रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जैसे गंगा के किनारे जैसे 5 मेजर नदी हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंध है, उसमें जो केमिकल एफ्लुएंट्स बढ़ते जा रहे हैं, पॉइजनिंग बढ़ती जा रही है और वो धीरे धीरे करके वो समुद्र तक पहुंच जा रहे हैं। तो समुद्र भी एक तरह से एसिडिफाई होता जा रहा है या अम्लीकरण होता जा रहा है या उसमें केमिकल, समुद्र में भी केमिकल मिलते जा रहे हैं। दूसरी तरह की परेशानी है जैसे मलमूत्र है जो होटल और उससे निकल रहा है या सीवरेज लाइन है वो डायरेक्ट नदी में कर दी गई हैं, तो उसका पानी भी टॉक्सिक होता जा रहा है, तो वो पीने लायक भी नहीं बचा है। और अब जैसे कोरोना के टाइम में देखा कि बहुत सारे लोग जो लाश हैं, शव हैं, वो उसमें सीधे नदियों के अंदर डाल रहे हैं। तीसरी परेशानी है इसमें जो लेक्स हैं और पॉन्ड्स हैं, पोखर हैं, छोटी तालाब हैं, झीलें, वो ज़्यादातर बरसात कम होने की वजह से सूखते जा रहे हैं और वाटर स्कार्सिटी पे कम होती जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है। पहले गांव के जानवरों को पोखर और तालाब में से पानी पीने को मिल जाता है, उनका ज़्यादातर एग्जिस्टेंस मिटता जा रहा है क्योंकि पानी की कमी होती जा रही है। तीसरी चीज़ है इसमें प्लांट्स, जैसे पेड़ पौधे हैं, तो वो भी वही पेड़ पौधों का वही हाल हो गया है कि वो उनका पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं। वो जंगल कटने की वजह से जैसे एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रही है और चक्कर क्या है, पेड़ पौधे हैं वो हमें बराबर ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं उसको फोटोसिंथेसिस से, उसमें क्लोरोफिल सब्सटेंस होता है, उससे फोटोसिंथेसाइज करके ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हैं। तो इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, कि आदमी ज़िंदा रहे हमेशा धरती पे, तो पेड़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है इसमें आगे की चीज़ है वो है एनिमल्स, जानवर हैं, तो जानवरों का भी बहुत जो शिकार हो रहा है, ज़्यादातर जो रिजर्व कम होते जा रहे हैं और उनकी जो जगह हैबिटेट है जहाँ वो रह सकते हैं, उनकी रहवास है वो सिकुड़ती जा रही है। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो जानवर वो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। जैसे राजस्थान में पहले घोड़ावण पक्षी था, उसकी भी मतलब लुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। बहुत सारे चीता, शेर जो जंगलों में रहते थे वो भी करीब करीब लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। फिर अगली बार है इसकी मात्रा पॉपुलेशन। धरती पे, पृथ्वी पे आदमियों का भार बढ़ता जा रहा है। मैंने बताया कि एशिया और अफ्रीका में पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, एरिया ज़्यादा है और वहाँ डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन कम है। अपने यहाँ पे पॉपुलेशन जैसे चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन हर रोज़ बढ़ती जा रही है। उससे जो ह्यूमन नीड्स हैं उनकी कमी होती जा रही है। फिर उनके लिए खाने का है, रहने की जगह है, अच्छा सैनिटेशन है। जब ऊपर पॉपुलेशन होगी तो फिर उनके लिए उसका प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगली चीज़ है, अगला फैक्टर है एयर, हवा है। हवा जो अपने सामने हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मान लो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, डीजल व्हीकल्स हैं, वो पेट्रोल का जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन है, वो बहुत ज़्यादा हवा में छोड़ रहे हैं, तो उससे एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और वो आदमी के लिए बहुत सारी सांसों की बीमारी और बहुत सारी परेशानी पैदा कर रहा है। जैसे अपन देखते हैं कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में फोक हो जाता है, पराली जला देते हैं या वो जैसे और सब्सटेंस जला देते हैं तो उससे वो धुआं बन जाता है और वो एक तरह से जहरीला धुआं हो जाता है। अगली बात है इसमें एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में क्या है, वातावरण है, उसमें ट्रोपोस्फीयर है। जैसे अपन जहाँ रह रहे हैं उस सतह से लेके 7 से और 17 किलोमीटर ऊंचाई तक ये ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। उस 17 किलोमीटर के ऊपर फिर ओजोन लेयर होती है, वो ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, उसमें ओजोन लेयर में कमी होती जा रही है। एक ओजोन लेयर ही अपने वातावरण में ऐसी है जो सूरज में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको वो रोक लेती है। पर जैसे जैसे ऑक्सीजन का क्षरण हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो ओजोन लेयर है पड़ते वो छीण होती जा रही है। चलो अपन को इस जो पर्यावरण दिवस है इससे क्या सीख लेनी है, अपन को अपने लेवल पे क्या काम करना है, वो अपन इसको वातावरण को कैसे बचा सकते हैं, वो अपन अपने लेवल पे ऐसे करते हैं कि अपन को एक पेड़ लगाना चाहिए। अपने पास खेत है, बगीचा है तो वहाँ लगाएं, और मान लो खेत या बगीचा कुछ नहीं है तो आप घर पे एक गमले में ही पेड़ लगाएं। और प्लास्टिक से
बचें, प्लास्टिक का यूज़ कम करें, यूजेबल बैग्स यूज़ करें, क्योंकि क्या है प्लास्टिक बहुत सालों तक गलता नहीं है, चाहे ज़मीन में गाड़ दो, चाहे नदी में चले जाए, चाहे समुद्र में चले जाए, कहीं जाके वो प्लास्टिक गलता नहीं है। तो अपने पर्यावरण को अगर शुद्ध रखना है, साफ़ रखना है, तो प्लास्टिक का यूज़ कम करें। और फिर उसके बाद है कचरा का डिस्पोजेबल, जैसे अपने घरों में जो कचरा पैदा हो तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करें, चारों तरफ फेंकें नहीं, उसकी गंदगी भी बढ़ेगी और परेशानी भी बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद में है पानी बचाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी की बरसात की कमी हो रही है, क्योंकि एल नीनो इफ़ेक्ट आ रहा है समुद्र पे, कहीं समुद्र ज़्यादा गर्म हो रहा है और समुद्र में तरह तरह की तूफ़ान आ रहे हैं, जैसे अभी ताऊते तूफ़ान आया, ऐसे तरह तरह के तूफ़ान आ रहे हैं और वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए डेंजरस होते जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अल्पवृष्टि हो रही है, कहीं ज़्यादा बरसात हो रही है, कम बरसात हो रही है, पानी का लेवल नीचे डाउन जाता जा रहा है। ऐसे में पानी अवेलेबल नहीं है तो पानी बचाएं। फिर उसके बाद में बिजली भी पानी से पैदा हो रही है, एटॉमिक रिएक्टर से पैदा हो रही है, कोल से पैदा हो रही है, तो बिजली का यूज़ भी कम करें। आज के दिवस की यही सार्थकता है कि अपन पर्सनल लेवल पे करेंगे तो वे ज़रूर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।